नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आज हम जो मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं वो है दृष्टि IAS संस्थान का UPSC 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का पेपर संख्या 21। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर संख्या 21 और देखते हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिएट मुद्रा लेनदार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बैंक नोट या सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में हो सकता है। चांदी या सोने के सिक्के की तरह आंतरिक मूल्य, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं किसकी? भारत में विधि मान्य मुद्रा की, यानी भारत में जो एक्सेप्टेबल मुद्रा है वो कौन कौन से फीचर्स उसमें होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विधि मान्य मुद्रा के बारे में, तो रुपए का ही वह रूप होता है जो विधिक न्यायालय को मौद्रिक ऋण के संतोषजनक भुगतान के रूप में पहचाना जाता है। यानी जो आपके मौद्रिक कोड्स होते हैं, यानी मॉनेटरी कोड्स होते हैं, वहाँ पे जिस करेंसी को हम रुपए के रूप में स्वीकार करते हैं वही यहाँ पर मौद्रिक मूल्य के तौर पर या विधिक मूल्य के तौर पर मान्य होती है। पहली बात तो आप इसे समझ लीजिए कि विधि मान्य होता क्या है। तो विधि मान्य क्या होता है? भारत के न्यायालय द्वारा, यानी वो न्यायालय जो मॉनेटरी न्यायालय होता है, यानी आपका मुद्रा न्यायालय होता है, उसे में रुपए के तौर पर हम किस किस टाइप की करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं वो यहाँ पे बताई गई है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। फिएट मुद्रा है, लेनदार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बैंक नोट या सेंट्रल डिजिटल बैंक मुद्रा के रूप में हो सकता है। चांदी या सोने के रूप में हो सकता है। तो आप देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले, यदि कोर्ट किसी के व्यक्ति को या बैंक को या धारक को या रिसीवर या एक्सेप्टर, यानी ऋणदाता, ऋण रसीद जिसने ऋण लिया है और देनदार से ये कहता है कि भैया लेनदार जो दे रहा है वो आप उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लेनदार इसे स्वीकार के लिए बाध्य है, बिल्कुल बाध्य है। यदि कोर्ट ने उसे मान्यता दी है उस करेंसी को, तो वो लेने के लिए एक्सेप्टेंस ये उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है कि यह बैंक नोट या सेंट्रल बैंक के डिजिटल मुद्रा के रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बैंक UPI के तौर पर या चेक या आपके क्या कहते हैं IMPS या NFT करने के लिए है, RTGS के लिए बोल रहा है, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात आती है फिएट मुद्रा। तो यहाँ पे फिएट मुद्रा के बारे में यदि हम बात करें तो फिएट मुद्रा जिसमें आंतरिक मूल्य का अभाव होता है और इसे सरकारी विनियमन द्वारा विधि मान्य मुद्रा के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यानी क्या है? सरकारी विधि मान्य मुद्रा के रूप में इसे क्या किया जा सकता है? स्वीकार किया जा सकता है। और दूसरी बात, परंपरागत रूप से मुद्राओं का चांदी, सोने जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित किया जाता है, लेकिन फिएट मुद्रा जारी करने वाली सरकार की साख पर आधारित होते हैं। यानी जैसे मान लो आप देखते हैं सरकार कभी कभी समय समय पर बॉन्ड्स जारी करती है, तो फिएट मुद्रा जस्ट लाइक बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी विधि मान्य के तौर पर बाध्य हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं? एक्सेप्टेबल हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन C जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTGS या NEFT यानी निफ्ट का स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। तो NPCI को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। 3, तत्काल IMPS फंड ट्रांसफ़र के लिए दैनिक लेन देन की सीमा 5 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कितने कथन सही हैं ये बात की जा रही है। तो यहाँ क्या कह रहा है? RTGS और NEFT स्वामित्व और संचालन भारतीय भुगतान यानी NPCI द्वारा
संचालित तहत है। तो ये बात यदि हम बात करें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS का जो सिस्टम होता है वो NPCI द्वारा नहीं बल्कि RBI द्वारा संचालित है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये दोनों RBI के द्वारा होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या NPCI कंपनी 1956 के तहत क्या है, गैर लाभकारी संस्था के रूप में शामिल की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। तत्काल IMPS फंड ट्रांसफ़र यानी इमीडिएट फंड मॉनेटरी फंड ट्रांसफ़र यानी तत्काल भुगतान सेवा जो है उसकी सही सीमा क्या है, 5 लाख रुपए है एक दिन की। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो कितनी बातें सही हैं, 2 बातें सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट यदि उपस्थित है तो मुख्यतः इसे नकारात्मक के रूप में देखा जाता है क्योंकि शासकीय व्यय को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा रहा है जिससे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध धन कम हो गया है। बी, शासकीय व्यय से मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न होता है जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है। सी, सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यय बढ़ा रही है जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है जो किसी निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। और डी क्या है, बाजार में सरकारी हस्तक्षेप से निजी क्षेत्र के संचालन में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में आई कमी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर क्राउडिंग आउट इफेक्ट यदि हम बात करें तो वह सिद्धांत है जो बताता है कि शासकीय व्यय बढ़ने से निजी क्षेत्र का व्यय कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। तो यहाँ पर सरकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, व्यय बढ़ा देती है, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है जिससे निवेश ऋण क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। और यही बात हमारी क्या होगी, सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है 4, उसे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के तहत 10,000 से अधिक आय के नए अत्याधुनिक प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया जाना है। 2, स्कूलों का पर्यावरण अनुकूल पहलुओं के साथ समन्वय करते हुए ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनकी संख्या 10,000 नहीं बल्कि इसके अंतर्गत देश भर के 14,500 अत्याधुनिक स्कूल खोलने की बात की जा रही है। यानी पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है जबकि दूसरा सही है। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही होगा, बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑफ बजट देयताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। OBB यानी ऑफ बजट सरकार के वार्षिक बजट में राजस्व बजट का हिस्सा होता है। OBB यानी ऑफ बजट देयताएं सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से लिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि यहाँ पे देखा जाए ऑफ बजट देयताओं से तात्पर्य क्या होता है, पहले हम लोग यही समझ लें। तो क्या होता है, आधिकारिक बजट में व्ययों को दर्शाए बिना विभिन्न उद्देश्यों हेतु धन एकत्रित करने की सरकार की एक प्रथा ऑफ बजट होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो निहायत ही गलत है क्योंकि यहाँ पे राजस्व बजट का हिस्सा बताया गया, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल इनकम की बात की जाती है, धन एकत्रीकरण की व्यय की बात नहीं की जाती। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से लिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी राजस्व दोनों केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं। 2, अंतर्राज्यीय जीएसटी राजस्व को केंद्र वस्तु की उत्पत्ति के राज्य और वस्तु के गंतव्य वाले राज्य के बीच 3 बराबर भागों में साझा किया जाता है। 3, जीएसटी नेटवर्क एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की समान हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जीएसटी राज्य जीएसटी और केंद्र जीएसटी के बीच समान रूप से साझा की जाती है, बात बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय जीएसटी और राजस्व को केंद्र वस्तु की उत्पत्ति को राज्य एवं वस्तु के गंतव्य वाले राज्य के बीच 3 भागों में साझा करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर अंतर्राज्यीय जीएसटी के बारे में बात करें यानी आईजीएसटी क्या होती है, में एकत्र किए गए राजस्व केंद्र सरकार और राज्य उस राज्य सरकार के बीच समान रूप से वितरित होते हैं जहां पर इसकी आपूर्ति की जाती है। तो भुगतान करते समय जीएसटी की सभी 4 श्रेणियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जाता है, न कि 2 से 3 से, ठीक है। तीसरा, नेटवर्क गैर लाभकारी कंपनी है और राज्य सरकारों की समान हिस्सेदारी है, ये बात बिल्कुल सही है। कितने कथन हैं? 2 कथन जो हैं बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्या है 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक से अधिक की कर संग्रहण में उछाल तब होती है जब कर राजस्व किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में तीव्र दर से बढ़ता है। 2, लॉफर वक्र के अनुसार अधिक कर दरें किसी अर्थव्यवस्था के कर संग्रहण में उछाल को बढ़ा सकती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। क्या कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक से अधिक कर संग्रहण में उछाल तब होता है जब राजस्व किसी देश की सकल घरेलू उत्पादन में तीव्र गति से बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोफर वक्र के अनुसार अधिक कर दरें किसी अर्थव्यवस्था के कर संग्रहण में उछाल करती हैं, नहीं, ये उछाल को कम कर सकती हैं, ये बात गलत है। केवल एक सही है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हैं? भारत में डीमैट खाते खोलने के लिए केवल 2 डिपॉजिटरी हैं। तो ओके, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली एकमात्र डिपॉजिटरी है। 3, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी CDSL भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध डीमैट खाता सेवा प्रदाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला, भारत डीमैट खाता खोलने के लिए केवल 2 डिपॉजिटरी हैं, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी निर्मर जो बनाई गई है वो इसके माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है और जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली डिपॉजिटरी बन गई है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी नहीं बल्कि CDSL, कौन सी है? CDSL, ये बात बिल्कुल सही है। CDSL वाली बात के लिए सही है, बल्कि NDSL के लिए बात सही नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ NDSL के लिए सही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। धन प्रेषण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के संदर्भ में भारत धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्त करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें तो 2023 के बजट के अनुसार धन प्रेषण में निरंतर वृद्धि तो हुई है, लेकिन इनकी गति धीमी है और भारत शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में तो खड़ा है, लेकिन GDP के संदर्भ में यह बात सही नहीं है। किसके संदर्भ में? GDP के संदर्भ में यह बात सही नहीं है। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि
गुजरात भारतीय राज्यों में धन प्रेषण में सबसे बड़ा है। तो यदि हम यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र ने इसमें सबसे तेज़ी से वृद्धि की है और इसने केरल को भी धन प्रेषण के लिए क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में धन प्रेषण का योगदान लगभग 8% है। तो यदि हम बात करें ये लगभग 3.4% है। कितना है? 3.4। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उदारीकृत प्रेषण योजना केवल निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है, न कि कॉरपोरेटर के लिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन बिल्कुल सही है, बाकी तो तीनों कथन क्या हैं? गलत हैं और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बैंकों पर विचार कीजिए: भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक। उपरोक्त में से कितने बैंकों को आरबीआई के पास आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR बनाए रखना आवश्यक है? केवल 2, केवल 3, केवल 4? तो यहाँ पर यदि हम बात करें CRR का जो पैमाना है वो सभी इन बैंकों को आरबीआई के लिए आरक्षित अनुपात को रखना ही आवश्यक है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11? भारतीय प्रेस परिषद PCI यानी इंडियन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PCI के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कामकाज की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की कामकाज करने की शक्ति इसके पास नहीं है। ओके, यदि हम बात करते हैं ठीक है तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कामकाज की समीक्षा करने की शक्ति PCI को वास्तव में नहीं दी गई थी। वास्तव में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और PCI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में PCI अधिनियम यानी भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत के द्वारा की गई थी। दूसरी बात यदि हम बात करें, क्या कह रहा है? PCI के निर्णय अंतिम होते हैं, इसके लिए न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें बात कतई कोई दो राय नहीं है। अंतिम निर्णय है, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। तीसरा, यह अर्ध न्यायिक निकाय है और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों, एजेंसियों, एंकरों को दंडित कर सकता है। तो यहाँ पर बात करें, इसी PCI के पास जारी दिशा निर्देश लागू करने की सीमित शक्तियाँ हैं और उनके उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों, एजेंसियों दंडित नहीं कर सकती। क्या है? दंडित करने का अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष चयन एक समिति, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रिंट मीडिया में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। सभापति को लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है कि सभापति और PCI द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। अब जरा इसके बारे में, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में एक बात कर लें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1978 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? 28 हैं। और जो सदस्य चुने जाते हैं अध्यक्ष इसके, वो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा क्या होते हैं? चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12? इसे देखते हैं। प्रायः जन समाचारों में रहने वाला पद ईलो रेटिंग प्रणाली किसको संदर्भित करता है?
शून्य संचय खेलों में खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल स्तर की गणना करने की एक विधि। फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों में एथलीटों की रैंकिंग हेतु एक मापक। शेयर बाजार सूचकांक का प्रदर्शन का आकलन करने के एक तकनीक। कृषि उपज की गुणवत्ता निर्धारण के लिए एक एल्गोरिथम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके लिए किया जाता है प्रायः जन समाचारों में ईलो रेटिंग, शून्य संचय खेलों में खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल की गणना करने की एक विधि होती है। इसमें होता क्या है, जैसे शून्य संचय खेलों में खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल स्तर की गणना करने की एक विधि जिसे हंगियन और भापरिकी भौतिकी प्रोफेसर और शतरंज मास्टर आर्पदा ईलो द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम ईलो रेटिंग कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13, उसे देखते हैं हम लोग। काजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ओके। उसके बाद काजू भारत के 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। यदि हम काजू की बात करें तो कोट दी आइवरी के बाद, यानी एक देश है कोट दी आइवरी के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। बिल्कुल बात सही है। और पुर्तगाली द्वारा इसे लाया गया था, ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14, इसे देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप इन इकोनॉमिक इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वेंशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा, वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES के द्वारा, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों वन्य प्राणी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वेंशन के अंतर्गत ग्लोबल पार्टनरशिप इन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है 15, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बेलारूस, अजरबैजान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और रूस उपरोक्त में से कितने देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC इंटरनेशनल साउथ ट्रेड कॉरिडोर से हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से देश हैं इससे संबंधित, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कॉरिडोर है कितना बड़ा। तो मित्रों ये कॉरिडोर है 7200 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 7200 किलोमीटर लंबा। और जो अगर हम बात करें तो ये भारत से, ईरान से, अजरबैजान से, रूस से, मध्य एशिया और यूरोप से होकर गुजर रहा है। तो अगर हम बात करें भारत से, ईरान से, ठीक है, और अगर हम इसमें और अंदर जाएं अजरबैजान से, ठीक है, और किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, ठीक है, और आपका यूक्रेन, तुर्की और सीरिया से है। अफ़गानिस्तान इसमें नहीं है इंक्लूडेड। तो कितना होगा? केवल 5 होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। इसमें अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत इस कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16, उसे देखते हैं। जब सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधि के तहत भारत को जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर पश्चिमी हिंद नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति है। संधि के अनुसार स्थायी सिंधु आयोग को वर्ष में कम से कम 3 बैठकें आवश्यक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के 9 वर्ष बाद संवाद में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और इसके अंतर्गत जो बातें की गई हैं उनमें 80 और 20 का रेशियो है, यानी भारत 20% और पाकिस्तान 80% का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर एक भी बात सही नहीं है, दोनों बात जो हैं गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17, इसे देखते हैं। हाल ही में जन समाचारों में रहा पद लिप्टाको गोरमा चार्टर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम लिप्टाको गोरमा चार्टर के बारे में बात करें
तो पहला है प्रशांत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने से, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सहयोग को सुविधाजनक बनाने से, और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को हल करने से, और इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप में, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बीच समुद्री सुविधाजनक बनाने में, दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को हल करने में, अफ्रीकी महाद्वीप में साहिल देशों के गठबंधन को स्थापित करने में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और आपका ऑप्शन यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के पास सतोपथ ग्लेशियर से है। तो अलकनंदा के बारे में यदि हम बात करें तो ये गोमुख से निकलती है, और यहाँ पर उत्तरकाशी जिले के गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, न कि सतोपंथ से ग्लेशियर से। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और उसके बाद नदी गंगा हो जाती है। तो विष्णुप्रयाग में भागीरथी से तो मिलती है, ठीक है, विष्णुप्रयाग देवप्रयाग में, ठीक है, विष्णुप्रयाग में अगर हम बात करें तो ये भागीरथी से नहीं मिलती, बल्कि ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग की भागीरथी से मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। और मंदाकिनी के बारे में यदि हम बात करें तो मंदाकिनी जो है वो पिंडार और कर्णप्रयाग में, अलकनंदा से सहायक नदी पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी काली गंगा रुद्रप्रयाग से मिलती है। तो ये भी गलत है, कोई भी सही नहीं, डी हमारा गलत होगा। यदि हम यहाँ पर एक बार देखें तो मित्रों, एक बार इसको देख लेते हैं। तो जो आपका देवप्रयाग है मित्रों, वो आपका अलकनंदा और भागीरथी का है, ठीक है मित्रों। इसके बाद यदि हम बात करें, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, और मंदाकिनी क्या देवप्रयाग हो गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग, कौन सा? रुद्रप्रयाग, इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं मित्रों, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में मित्रों पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं, ठीक है। और ऐसे ही यदि हम बात करें क्या आपकी नंदप्रयाग, क्या है मित्रों? नंदप्रयाग, इसमें नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। और ऐसे ही मित्रों बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी से जब धौली गंगा मिलती है तो वो जगह होती है आपकी विष्णुप्रयाग। कौन सी होती है? विष्णुप्रयाग, जहाँ से धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा आपने देख लिया होगा, देवप्रयाग में मिल रही हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिल रही हैं। पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिल रही हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग में मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक भी सही सुमेलित नहीं होगा, इसलिए हम आगे चलते। मंदाकिनी जो हैं, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, नहीं अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है 19, उसे देखते हैं। राजस्थान, हरियाणा, एमपी, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ उपरोक्त में से कितने राज्य गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा हैं? तो यदि हम बात करें गंगा नदी के बेसिन के हिस्से के बारे में, तो मित्रों गंगा नदी के बेसिन के हिस्से के बारे में बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ गंगा नदी के बेसिन के हिस्सा, जो गंगा नदी आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये गंगा बेसिन है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से होंगे, तो यदि बात करते हैं हरियाणा, ये गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। पंजाब गंगा बेसिन कितने गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके सहायक नदियों का जो बेसिन होगा वो भी गंगा नदी के अंतर्गत होगा। तो इसी में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, और आपका झारखंड भी आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिन आपका गंगा बेसिन के तौर पर जाना जाएगा। किसकी बेसिन के तौर पर जाना जाएगा? गंगा के बेसिन के तौर पर जाना जाएगा। इसमें राजस्थान इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 5 होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ICAR ने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मृदा को वर्गीकृत किया है। उक्त संदर्भ में कौन प्रकार की मृदा सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है? तो भारत में सर्वाधिक जो गंगा मिट्टी है वो आपकी एन्सेप्टिसोल्स है। कौन सी है? एन्सेप्टिसोल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है 21? इसे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम जिस बिंदु पर तरंगों की अनुभव होता है उसे अवकेंद्र कहा जाता है। पी तरंगें छाया क्षेत्र में पी प्रकार और एस प्रकार की तरंगें नहीं पाई जाती हैं। पी प्रकार की तरंगों की छाया क्षेत्र में पी प्रकार और एस प्रकार की तरंगें नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम जिस बिंदु पर तरंगों का अनुभव होता है वो क्या कहलाता है? वो हाइपोसेंटर कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर वह बिंदु जहाँ पर होता है, जबकि इसे अवकेंद्र नहीं कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है 22? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में उच्च स्तर की भिन्नता, पूर्व से विद्यमान कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्र तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, कोरियोलिस बल का अभाव, 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली बृहद समुद्री सतह, उपरोक्त में से कितनी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के अनुकूल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनी अनुकूल हैं, कौन कौन सी हैं, जरा उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति उच्च स्तर की भिन्नता होती है। तो हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के तूफान आक्रामक होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो 28 से 30 डिग्री तापमान वाली बृहद समुद्री सतह होती है। 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह होती है। कैरियोलिस बल की अभाव नहीं होता, कैरियोलिस बल की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होगा? ये तो गलत ही होगा, उपस्थित होगा, ये गलत होगा, जबकि ये बात सही है। समुद्र तल तंत्र के ऊपर ही समुद्र तल जो होगा वो ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में उच्च स्तर की भिन्नता होती है। ये भी बात क्या होगी? गलत होगी, अंतर कम होगा। पूर्व से विद्यमान कमजोर समुद्र तल से ऊपरी आक्रमण, ऊपरी अपसरण, पूर्व से विद्यमान कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, पूर्व से कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न चक्रवाती परिसंचरण, ये बात सही, ये बात गलत। दो सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी धारा महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है? कोरियोसियो धारा, ब्राजीलियाई धारा, अगुल्हास धारा, अलास्का धारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? अलास्का की धारा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान प्रवाहित होने वाली नदी के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तुंगा से प्रवाहित होती है, राजाजी में यमुना है, भीतरकनिका में ब्रह्माणी है, पन्ना में केन है। तो आपको बताना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपका केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये यहाँ से आपकी तुंगा नदी प्रवाहित होती है, बात बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आपकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में यदि हम बात करें जो उत्तराखंड में है, ठीक है, चिल्ला को एक बड़े क्षेत्र में संक्षेपित में मिला दिया गया है और स्वर्गीय सी राजगोपालाचारी के सम्मान में इसका नाम राजाजी दिया गया है। और यह प्रसिद्ध हिमालय की तलहटी में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के पास स्थित है, जहाँ से गंगा और सोन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन सी होती हैं? गंगा और सोन।
कौन सी मित्रों? गंगा और सोन नदी है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रह्माणी नदी और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी प्रवाहित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25, इसे देखते हैं। ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायुमंडल में केवल अल्पावधि के लिए रहता है और सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित नहीं करता। यह पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्रों में एल्बिडो को कम करता है और इस प्रकार वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। भारत और चीन संयुक्त रूप से वैश्विक वातावरण में कुल ब्लैक कार्बन का 1/4 से अधिक योगदान करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों वायुमंडल में केवल अल्पावधि के लिए रहता है, सूर्य के प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित नहीं करता, ये बात गलत है। पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्र में एल्बिडो कम करता है और वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, भारत और चीन संयुक्त रूप से वैश्विक वातावरण में कुल कार्बन का 1/4 से अधिक योगदान कर रहे हैं, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है? कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन क्रेडिट का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही उसे निवृत्त किया जा सकता है और बाजार से हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्बन बाजार अधिशेष कार्बन बजट के साथ विक्रेताओं द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट खरीदने और निवृत्त करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। स्वैच्छिक कार्बन बाजार अब विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं, जबकि अनुपालन बाजार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं। कार्बन क्रेडिट प्रभाव समाप्त करने के बाद ही उसे निवृत्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्बन बाजार अधिशेष कार्बन बजट के साथ विक्रेताओं द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट खरीदने और निवृत्त करने का एक मंच है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि स्वैच्छिक कार्बन बाजार विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? देखें, वाहन उत्सर्जन के लिए भारत की स्टेज BS मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। भारत में नई कार बेचने और पंजीकृत करने के लिए BS14 मानदंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है। ये मानदंड मोटरसाइकिल और कारों के लिए अनिवार्य हैं, जबकि ट्रकों के लिए स्वैच्छिक हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात इसमें सही होगी, उस पर जाएं तो मित्रों यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मानदंडों कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, ये बात बिल्कुल क्या है? निहायत ही सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में नई कार बेचने पंजीकृत करने के लिए BS4 मानदंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत में BS4 नहीं बल्कि BS6 हो गया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। मोटरसाइकिल कारों के लिए अनिवार्य, जबकि ट्रकों के लिए स्वैच्छिक है। मोटरसाइकिल और कारों के लिए स्वैच्छिक, ट्रकों के लिए भी अनिवार्य कर दी गई है, ये भी बात गलत है। केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? इसे देखते हैं। रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और जल चक्र के अपघटक आवश्यक हैं। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद नाइट्रोजन चक्र के हिस्से के रूप में पादपों एवं प्राणियों द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है। फास्फोरस चक्र में महासागरों का जल और झीलें फास्फोरस का प्राथमिक भंडार हैं। सल्फर चक्र में कोई गैसीय घटक नहीं होता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये एक भी कथन जो हैं वो सही नहीं है। सारे कथन क्या हैं?
गलत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जल चक्र के लिए आवश्यक घटक हैं, बिल्कुल आवश्यक अपघटन आवश्यक है, नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सहभोज्यता, असहभोज्यता, परिजीवता और सह उपकारिता। उपरोक्त में से किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया से दो परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियों में किसी एक को भी कोई नुकसान नहीं होता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सहभोज्यता और सह उपकारिता में किसी को नुकसान नहीं होता, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन उपरोक्त में से कितने भूमंडलीय तापन में योगदान करते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सा कार्बन भूतापन के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें काले और भूरे कार्बन के विपरीत जो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसों में भूमंडलीय तापन में योगदान करती है, जैसे हरित और नीला कार्बन कार्बन सिंक को संदर्भित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका ग्रीन कार्बन सिंक का काम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगा। ब्लू और ब्राउन इसका कार्बन का काम नहीं करते, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 3 सही होगा। और ऐसे ही ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, देखते हैं 31 को। लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट इनफ्लेटेबल डिसलेरेटर यानी LOFTID लॉफ्टेड मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जरा देखिए। यह हाल ही में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी SCNES के द्वारा जाक्सा द्वारा भेजा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, ये नासा और यूनाइटेड किंगडम ULA यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष मिशन है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसे वायुमंडल में पुनः प्रवेश हेतु एक प्रकार की हीट सील्ड प्रदर्शन करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा तो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। क्या पूछा गया है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32, उसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान यानी IMEI नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? IMEI अद्वितीय 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसके उपयोग मोबाइल नेटवर्क में किसी डिवाइस की पहचान के लिए किया जाता है। तो यदि हम बात करें मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या IMEI एक अद्वितीय नंबर है जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए कितने अंक होते हैं? तो ये अंकों की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये समझिए 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ठीक है। और जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं या सेलुलर सेवा प्रदाता करते हैं के माध्यम से कॉल करते हैं, तो इस नंबर का उपयोग करके आपके डिवाइस की पहचान की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये डुअल सिम फोन में 2 IMEI नंबर होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, 2 होते हैं। फ़ोन के IMEI नंबर को परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से असंभव है क्योंकि IMEI नंबर को परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास डिवाइस को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये बात क्या हो जाएगी? गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जिन मोबाइल फ़ोनों में लचीला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है उन्हें भेदा जा सकता है और ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। यानी स्टेटमेंट 2 सही है, बाकी पहला और तीसरा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। जिन कथनों पर विचार कीजिए। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क
गेन छवियां निर्माण के लिए उपयोगी हैं, लेकिन वे टेक्स्ट या ऑडियो जैसे अन्य डेटा प्रकारों के प्रबंधन नहीं कर सकते। गेन वास्तविक दिखने वाली सामग्रियों को उत्पन्न करने के लिए जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर नामक प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो में वाटरमार्क जोड़ने से उनके मूल स्रोतों और स्वामित्व को प्रकट करने में मदद मिल सकती है एवं इससे प्रभावी पहचान और तथा आरोपण में सहायता मिल सकती है। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, इस पर बात करें तो मित्रों यहाँ पर जो बात की जाती है तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट सही हैं ये, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सीमांकन रेखा और संबंधित राज्य 49% बी उत्तरी समांतर रेखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच खींची गई है। ये बात बिल्कुल सही है। 15 जून 1846 में ये खींचा गया था। कब खींची गई थी? 15 जून 1846। पहली बात बिल्कुल सही। दूसरी में चलें, क्या कह रहा है? ड्यूरंड रेखा ईरान और अफ़गानिस्तान। तो ड्यूरंड रेखा के बारे में यदि हम बात करें तो ये रेखा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अभी क्या है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और अगर इसके खींचने की बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1893 में से खींचा गया था। 38वीं उत्तर सीमा रेखा दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। ये बात बिल्कुल सही है। ब्लू लाइन के बारे में यदि हम बात करें तो ये इज़राइल और जॉर्डन के बीच खींची गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सी है? तो ये जो है वो ब्लू लाइन इज़राइल और जॉर्डन के बीच है। तो यहाँ पर मित्रों इज़राइल और जॉर्डन नहीं बल्कि इज़राइल और लेबनान के बीच है। किसका है? इज़राइल और लेबनान के बीच। यानी ये बात गलत, केवल 2 सही हैं। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिकृत सोशल मीडिया ब्लॉग और पोस्ट उत्पन्न करना, चिकित्सीय निदान में पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करना, किसी दी गई प्रोग्रामिंग भाषा में कोड उत्पन्न करना, ग्राहक की भावना और लहजे का विश्लेषण करना, उपरोक्त में से कितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अनुप्रयोग हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो सारे के सारे बताए गए हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एक एप्लीकेशंस हैं। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? इसे देखते हैं 36 को। साइबर खतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो जैकिंग तब होती है जब हमलावर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक पहुंच बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्लिक जैकिंग इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वाले लिंक पर क्लिक करने या अनजाने में सोशल मीडिया साइटों पर निजी जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। क्लिक जैकिंग मेड इन मिडिल अटैक के तहत हमला, जिसमें पारगमन के दौरान 2 पक्षों के बीच संदेशों को रोक लिया जाता है। यानी ऑप्शन 3 हमारा ये भी सही है। यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? उसे देखते हैं हम लोग। निम्न तापीय विलवणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? पहला,
यह निम्न दाब व गर्म जल को वाष्पित करने और शीतल जल को उपयोग करके निष्कासित वाष्प को संघनित करने के लिए दो जल निकायों के बीच तापमान प्रवणता का उपयोग करता है। बात बिल्कुल खरी है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन मुक्त और पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा स्रोतों को परिचालित होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये हरित परिचालित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? बायो कंप्यूटर उन कंप्यूटेशनल प्रणालियों को संदर्भित करता है जो उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अत्यधिक कार्य के लिए मानव मस्तिष्क द्वारा संचालित रोबोट। बी, मशीन लर्निंग का उपयोग करके आधुनिक कंप्यूटिंग विधियों को संयोजन में ब्रेन ऑर्गेनाइज। सी, उच्च प्रसंस्करण शक्ति प्राप्त करने के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत। और डी, गणितीय गणना के अनुकूल करने के लिए सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मशीन लर्निंग का उपयोग करके आधुनिक कंप्यूटिंग विधियों के संयोजन में ब्रेन ऑर्गेनाइज, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न पर विचार कीजिए। रोगाणु रोधियों का दुरुपयोग और अत्यधिक प्रयोग पशुओं के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच का अभाव है। स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण और रोग निदान की अपर्याप्तता है। निम्नलिखित में किससे रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए योगदान कारक माना जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये जो तीनों बातें की गई हैं ये तीनों बात बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मात्र एक परमाणु आधारित मोटी परत होती है। यह उच्च चालकता वाला कार्बन पदार्थ है। यह अब तक परीक्षण की गई सभी मजबूत सामग्रियों में से एक है। इसके काले रंग को देखते हुए यह अत्यंत अपारदर्शी है। उपरोक्त से ग्राफीन का कौन सी विशेषता इसे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए विशेष बनाती है? तो ग्राफीन से संबंधित ये डेटा जो दिया गया है, इसमें यदि हम बात करें, ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है जो हेक्सागोनल जाली के रूप में संचालित होता है। ठीक है, कार्बन के अन्य ग्राफ रूपों में आधारित मोटी परत होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, यह चालकता कार्बन पदार्थ हैं, उच्च चालकता बिल्कुल परीक्षण की कई सबसे मजबूत सामग्रियों में से एक है। काले रंग को देखते हुए अत्यधिक अपारदर्शी है, नहीं, यह पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। पहली बात तो ये भूल जाए, बाकी ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? उसे देखते हैं हम लोग। कल ध्रुवीय यौगिकों टीपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है टीपीसी? टीपीसी का उपयोग उत्खाद्य तेल की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। प्रत्येक बार तेल को पुनः गर्म कर टीपीसी का स्तर कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीपीसी यानी क्या है? ये टोटल पोलर यौगिक यानी कंपाउंड का उपयोग प्रत्येक स्तर पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। गर्म करने पर टीपीसी का स्तर कम हो जाता है, बिल्कुल गलत। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन, सौर सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल, फॉल्कन, समुद्र के अंदर केबल प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो अटलांटिस के बारे में यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष शटल ऑर्बिटर अटलांटिस यूएसए का अंतरिक्ष शटल का बेड़े का एक रूप है, अंतरिक्ष स्टेशन नहीं। अंतरिक्ष शटल के तौर पर इसको निर्मित किया गया चौथा कार्यशील शटल है। अंतरिक्ष शटल है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43?
प्रधानमंत्री ने हाल ही में अन्य लोगों के साथ अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किया। राम मंदिर के संबंध में निम्न कथन बताइए। पहला कथन क्या कह रहा है, जरा उसे सुनिए आप। कह रहा है कि मंदिर का निर्माण नागर शैली के गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना संगमरमर के उपयोग करके किया गया है। मंदिर का निर्माण लोह धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, मुख्य देवता की मूर्ति उनके युवा योद्धा के रूप में राम की नक्काशीदार छवि को प्रतिनिधित्व करती है, युवा योद्धा के नहीं है। पहली बात तो ये गलत है, बल्कि ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगी। ठीक है, भगवान राम को 5 वर्ष की बच्चे के रूप में काले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। क्या है, 5 वर्ष का बच्चा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है, दक्कन के वाकाटक निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के समकालीन थे। तो वाकाटक के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों, वाकाटक जो थे वो गुप्तों के समकालीन थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45, उसे देखते हैं हम लोग। भारतीय दर्शन के वेदांत शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दर्शन में वेदों को शाश्वत सर्वज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जबकि उपनिषदों में अविश्वसनीय रूप से खारिज कर दिया गया है। ओके, अद्वैत और विशिष्ट द्वैतवाद के इस दर्शन के उप संप्रदाय हैं। चारवाक इस दर्शन की उपधारा के स्वत्वधारी हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक है, इस दर्शन में वेदों को शाश्वत और सर्वज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, उपनिषदों में अविश्वसनीय और खारिज कर दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अद्वैत विशिष्ट के उप संप्रदाय हैं, ये बात सही है। चारवाक एक धारा के सत्वधारी हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, केवल एक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, काले और लाल मृदभांड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से मृदभांड से किसकी जानकारी मिलती है, तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर मौर्यकालीन है, ये बात बिल्कुल सही है। NBPC, ठीक है, W। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक योग, बिल्कुल सही है। काले ताम्रपाषाण कालीन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47, उसे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स था। परिषद में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों महासांगिक और स्थिरवाद में विभाजित हो गया। इसका उपयोग कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो इसका आयोजन कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति जो थी वो आपके कुंडलवन कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में की गई थी और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स नहीं बल्कि वासुदेव थे। तो ये कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, और कुषाण संबंध में ये कथन क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, और यदि हम इसके विभाजन के बारे में बात करें तो महायान और हीनयान में हुआ था, न कि महासांगिक और स्थिरवाद में। तो कौन सा सही है, केवल ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46, उसे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मैसेडोनिया के सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। गुलाम वंश के काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ। जब चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया तब गयासुद्दीन बलबन का शासन था। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें, भारत पर जब चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था तो भारत पर शासन गयासुद्दीन बलबन नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश, यानी ये गलत। गुलाम वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ, बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तीनों बातें गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पर। क्या है 49? देखते हैं इसे। मध्यकाल में चालीसा शब्द निम्नलिखित में से कितना उल्लेख मिलता है? इल्तुतमिश द्वारा स्थापित दासों के आधिकारिक कुलीनबर्ग, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान फारसी दरबारी मॉडल, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सेना जवान, गयासुद्दीन बलबन में विशेषज्ञ विद्वानों व्यक्तियों के कुलीनबर्ग। तो ये अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश द्वारा तल चालीसा का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मोहम्मद सादुल्ला एन गोपालस्वामी डीपी खेतान को याद किया गया। असहयोग आंदोलन के नेता के रूप में, होम रूल लीग के सदस्य के रूप में, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। वालेस और वेबर रेखाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग से प्रधान मध्याह्न रेखा को चिन्हित करने वाली देशांतर रेखाएं, भूगोलवेत्ता और द्वारा जैव भौगोलिक क्षेत्रों के पृथक करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के बीच स्थापित सीमाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भूगोलवेत्ताओं और भौगोलिक क्षेत्र को पृथक करने वाली खींची गई काल्पनिक रेखाएं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। चैपरल कथनों पर विचार कीजिए। चैपरल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली घास भूमि है। चैपरल में ग्रीष्मकाल के अंत में लगने वाली वनाग्नि से भूमि का आवरण साफ हो जाता है, जो झाड़ियों के बीच अंकुरण में सहायक होते हैं और वृक्षों के प्रसार में अंकुश लगाकर झाड़ियों का विकास को संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चैपरल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली घास भूमि है। तो चैपरल जो है वो आपकी दक्षिण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, न कि अफ्रीका में। उत्तर पश्चिमी अमेरिका में, कितने? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, यहाँ पे नहीं। तो पहला गलत। चैपरल ग्रीष्मकाल के दौरान, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गौतम भारतीय बौद्ध पद्मसंभव ने लद्दाख वज्रयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। हेमिस उत्सव पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। छम नृत्य थंगसा हेमिस उत्सव के संबंध है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, 2 और कोई भी नहीं, सभी 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी जो पद्म संभव थे उन्हीं की जयंती में हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंजाब, MP, उड़ीसा, तेलंगाना, असम और कर्नाटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या है, कितने राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तेलंगाना में मौजूद है, कर्नाटक में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक इन्हीं में, बल्कि इन में नहीं है। ऑप्शन 2 ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विधिक कार्रवाई में निम्न में से कौन सा सिद्धांत किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष को सुनने के महत्व पर बल देता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑडी अल्ट्रेम पोर्टम सिद्धांत, रूस रेस जियोडकाटा सिद्धांत, पेरेंस पेट्रिया सिद्धांत या स्टेयर डेआइसिस सिद्धांत, तो ये दिखाता है ऑडी अल्टेरम पार्टेम सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। किस पर? 56 पर। देखते हैं 56 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, नॉर्वेजियन सागर या अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री देशांतर रेखा उपयुक्त में से कितने महासागरों से होकर गुजरती है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 0 डिग्री रेखा आपकी कितने से होकर गुजरती है? तो मित्रों यह गुजरती है आपके भूमध्य सागर से, ठीक है, आपके आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से और नॉर्वेजियन सागर से। यानी भूमध्य सागर से, नॉर्वेजियन सागर से, अटलांटिक महासागर से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में ईस्वी में शैव संत शंकर देव द्वारा की गई थी। मंडूक शब्दम, बाल गोपाल, तरंग, ताल नृत्य भारतनाट्यम के अंग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य को एक आहार्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नृत्यकर्ता एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें जो बोली गई हैं भारतनाट्यम से रिलेटेड नहीं हैं, यानी तीनों की तीनों बातें क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58, उसे देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ब्लू ओशन इवेंट पद निम्नलिखित में से किस घटना को प्रदर्शित करता है। समुद्र के तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण समुद्री जीवों के ठंडे जल के और गर्म जल में की ओर पलायन करने के कारण परिणामस्वरूप ठंडे क्षेत्रों में जैव विविधता में गिरावट आ रही है। आर्कटिक हिमगिलन से सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने वाले बर्स भर रहने वाले हिम आवरण से गर्म माहों में हिमयुक्त आबादियों की ओर संक्रमण जो नीले जल को उद्घाटित करता है, जो सूर्य की अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसी को ही ब्लू ओशन इवेंट के तौर पर इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59, इसे देखते हैं। हाल ही में सेबी के द्वारा स्टॉक बाजार स्मॉल मिड कैप स्टॉक में फ्रॉथ से लेकर चेतावनी दी गई है। यह स्थिति क्या दर्शाती, यह उफान बबल से पहले बाजार की स्थितियों को संदर्भित करता है, जहां उच्च मांग के कारण परिसंपत्तियों की कीमतें और वास्तविक मूल्यों में विलग हो जाती हैं और अस्थिर स्तर तक पहुंच जाती हैं। ये बात ठीक बाजार पर स्थिर अवधि में सुझाव देता है और स्मॉल मिड कैप स्टॉक की कीमतें स्थिर बनी रहती हैं और जो संतुलित मांग आपूर्ति की स्थिति को दर्शाती है। सी, यह स्मॉल मिड कैप स्टॉक के लिए बाजार गतिविधि में गिरावट का संकेत देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है और कीमतों के उतार चढ़ाव में गिरावट आती है। डी, इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां स्मॉल या मिड कैप स्टॉक क्रमिक वृद्धि का अनुभव करते हैं और किसी उल्लेखनीय विचलन में अपने आंतरिक मूल्यों के साथ विकटता से संरेखित होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश द्वारा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओके, इसके बाद भारत विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख बॉक्साइट संसाधनों में भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो उगाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो मेरे अनुसार ये गलत हो गया। प्रमुख बॉक्साइट संसाधन के रूप में भारत की उत्तरी और पश्चिमी भागों तक केंद्रित है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश तरफ हैं। मध्य प्रदेश भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर हम बॉक्साइट के यूपी में भारत में बात करें तो ये है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वेलिंगटन द्वीप से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल शहर में स्थित एक बंदरगाह के रूप में भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप है और पश्च जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वेलिंगटन द्वीप के संबंध में ये दोनों बातें बिल्कुल सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 62 पर। कौन सा मित्रों? 62 पर। देखते हैं 62 क्या कह रहा है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, बताइए। यह अधिनियम संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को निरस्त कर देगा। ओके, आगे। NRF की कार्यप्रणाली भारत सरकार के प्रधान
वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यप्रणाली की परिषद को स्थापित करेगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है, विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते IFD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, WTO द्वारा वार्ता संपन्न समझौते जिसे विकासशील और अल्प विकसित देशों में अधिक निवेशक अनुकूल कारोबारी वातावरण निर्मित करने में डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये बात क्या है, सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है। इसमें बाजार पहुँच, सरकारी खरीद और निवेशक राज्य विवाद निपटान ISDS जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विदुषी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतः विषयक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित एवं समर्थित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खादी ग्राम उद्योग विकास योजना नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना का एक अंग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही है। दूसरी बात देखते हैं क्या है। खादी ग्रामोद्योग योजना का लक्ष्य सामान्य सुविधा तकनीकी आधुनिकीकरण के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन को विकास देना है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नहीं, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है और वो स्टेटमेंट पहला सही नहीं है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? कौन सा क्वेश्चन था? रुकना जरा बच्चों। 65 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? इसे देखते हैं। कोक बोरोक भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह मुख्य रूप से मेघालय के लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यदि इस भाषा के बारे में बात करें तो ये मेघालय के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि त्रिपुरा के लोगों के द्वारा बोली जाती है। यानी ये बात गलत हो जाए। इसे यूनिसेफ द्वारा सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि यूनिसेफ के बारे में बात करें तो इसे सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। इसे त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, इसे यूनिसेफ द्वारा सुभेद के रूप में वर्गीकृत रखा गया है। इस यूनेस्को ने इस भाषा को सुभेद श्रेणी में रखा है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र में जिला परिषद की आधिकारिक भाषा घोषित की गई। यूनिसेफ द्वारा सुभेद रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो दूसरा है वो मेरा क्या होगा? वो यूनिसेफ द्वारा सुभेद के रूप में सुरक्षित किया गया है, वर्गीकृत नहीं, सुरक्षित है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है? टेथर्ड ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह उड़ान तकनीकी मानवीय त्रुटि दुर्घटनाओं के नाटकीय रूप से कम कर देता है। बिल्कुल सही है। यह ग्राउंड स्टेशन विमान के बीच संचार की एक असुरक्षित लाइन पैदा करता है। ये भी सही है। इन्हें GPS नेविगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 368 के तहत संविधान के में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है और संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को असंवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता? ए के गोपालन वाद, बी शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह वाद, IC गोलकनाथ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 368 से संबंधित है, IC गोलकनाथ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है 69? उसे देखते हैं। क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम लोग।
निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को 3 माह की अधिक प्राधिकृत नहीं करेगा, जबकि सलाहकार बोर्ड इसे मंजूर नहीं देता है। संसद उन स्थितियों के मामलों पर निर्दिष्ट करते हुए एक विधि का निर्माण कर सकती है जहां किसी व्यक्ति की सलाहकार बोर्ड की राय की आवश्यकता के बिना भी 3 माह के अधिक समय का निरुद्ध किया जा सकता है। ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, इसे देखते हैं। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों के लिए प्रश्नकाल का प्रावधान है। ये बात बिल्कुल क्या है, निहायत ही सही बात है। ठीक है, तो आगे ठीक है, प्रत्येक सदन का पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में कहलाता है। हालांकि 14 में राज्यसभा के प्रश्नकाल को 11 से 1 बजे तक स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के तहत दोनों सदनों के लिए प्रश्नकाल का प्रावधान है। ठीक है, आगे अतारांकित प्रश्न में लिखे गए उत्तर में आवश्यकता होती है और उसके बाद प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, तारांकित प्रश्न में 10 दिन के समय के नोटिस के साथ पूछे जाने वाले उत्तर का लिखित रूप से दिया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है, पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उत्तर लिखित रूप से दिया जा सकता है। सदन में केवल मंत्रियों से ही प्रश्न, ये बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखें कितने कथन सही नहीं हैं। तो जो कितने कथन सही नहीं हैं, केवल 3 कथन ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ये कथन बिल्कुल सही है, बाकी 3 नहीं, वो आपके सामने है। ऑप्शन सी जो है हमारा कथन का आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71, उसे देखते हैं। पहला, निंदा प्रस्ताव इससे स्वीकार किए जाने के कारण बताए जाने चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में बताना आवश्यक। सही है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव का उल्लेख केवल लोकसभा के नियमों में है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का विस्तृत प्रावधान संविधान में किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है और सामूहिक उत्तरदायित्व की विवेचना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कौन सा कथन सही होगा, कौन से कथन सही होंगे। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें, 2 कथन जो हैं बिल्कुल क्या हैं, जो कथन हैं वो 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी जाति अनुसूचित जाति में निर्दिष्ट करने की शक्ति है। ये बात सही है या गलत? तो संविधान के अनुसार 341, 342, 341(1) में कहा गया राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ऐसा कर सकता है। इसे ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, संसद विधि द्वारा किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में अपवर्जित कर सकती है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर सकता है। तो यदि 342(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा जनजाति और जनजाति समुदाय के बात करता है, ये बात बिल्कुल गलत। 2 कथन सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री शामिल हैं। लोकपाल के कार्यकाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें तो ये सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कोर्ट हॉल एवं आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75
5 पर क्या है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। धर्म, प्रतिष्ठा, अवसर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो तो अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक न्याय 2 हैं। समानता की अगर हम बात करें तो समानता 3 प्रकार की बात की गई, 2 प्रकार की बात की गई है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता। किसकी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता 2 प्रकार की हैं। ये बात है, ये जो 3 हैं वो न्याय की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है ये स्वतंत्रता है। जो 5 स्वतंत्रताएं हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 5 हैं। न्याय कितने हैं? 3 हैं। और समानताएं कितनी हैं? 2 हैं। तो ऑप्शन बी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संसद के सत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। सत्रावसान के सदन की बैठक के साथ साथ सत्र भी समाप्त हो जाता है। स्थगन सदन की पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्थगन प्रस्ताव संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जाती। गलत। सत्रावसान बैठक के साथ साथ सत्र भी समाप्त हो जाता है। सही है। स्थगन पीठासीन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सही है। कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, राष्ट्रपति केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सही है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग आरोप आरंभ कर सकता है। सही है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से पारित हो। सही है। दोनों सदनों के आरोप की जांच के लिए, आगे की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी कोई बात नहीं है। होता क्या है, यही हमारा आंसर होगा। डी इज़ द राइट आंसर। होता ये है किसी एक सदन में प्रस्ताव जाता है और दूसरे सदन उस प्रस्ताव की जांच करता है, और अगर पास हो जाता है तो महाभियोग पास माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है? उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उच्च न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध की रिट जारी करने की शक्ति है। सही है। भारत में उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। ये भी सही है। उच्च न्यायालय के पास संघ और किसी भी कार्यकारी विधायी पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अधिकार है। ये भी बात सही है। उच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च। ये गलत, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। संविधान की तीसरी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूची में केंद्रीय मंत्रियों के लिए पद की शपथ रूपरेखा दी गई है। गोपनीयता की शपथ भी निर्दिष्ट दी गई है और उन्हें लेनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, जैसा कि अनुसूचित में निर्दिष्ट किया गया है। पहला क्या है? केवल एक सही, केवल 2 सही, 2 और 1 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मध्यस्थता अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान का एकमात्र विसंविधिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है। इस अधिनियम ने दीवानी मामलों के लिए वाद पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बना दिया है और दंडिक मामलों के लिए यह स्वैच्छिक है। अधिनियम ने मध्यस्थता की कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक समय अवधि निश्चित की है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? क्वेश्चन अगर हम देखें कितने सही हैं, तो केवल एक कथन यहाँ पर सही है, और वो एक कथन कौन सा है? वो कथन है मध्यस्थता की कार्रवाई पूरा करने की अवधि निश्चित होती है। ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81? इसे देखते हैं। निम्नलिखित अनुकूलनों पर विचार कीजिए। छोटी पूंछ, कान के साथ बड़ी और लंबे पैर, फर पोटे का आवरण, खोखले वन, रात्रिचर, प्रयत्ति, संकरी कटी, इसका घनी फलकें, शीता निद्रा अनुकूल आमतौर पर गर्म मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में बताइए। तो गर्म मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलन के बारे में यदि हम बात करें तो गर्म स्थल में रहने वाले जंतु प्रदर्शित सामान्य अनुकूलन शामिल हैं। वह तेज धावक होते हैं। क्या होते हैं? तेज धावक होते हैं। और दूसरी बात, रात्रि चर की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है।
क्या है, रात्रिचर की प्रवृत्ति होती है। गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करते हैं जिससे उन्हें जल बचाने में मदद मिलती है। फर का मोटा आवरण और खोखले बाल, ठीक है, संकरी कटी नासिका, घनी पलकें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आगे, कई जंतु कई दिनों तक बिना जल पिए रह सकते हैं। ऊँट आमतौर पर लंबे पैर और उनके शरीर में गर्म भूमि को प्रदर्शित करते हैं, गाढ़ा, ठीक है। इसके अलावा बड़े आकार, लंबे पैर, बिल्कुल सही, छोटी पूंछ, कान के साथ बड़े शरीर, ये तीनों बातें। फर का मोटा आवरण, फर का मोटा आवरण उनके पास नहीं होता है। तो 3 है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये दोनों जो हैं ये आपके शीतकाल के हैं या शीत में पाए जाने वाले जीवों के लक्षण हैं। जलीय जीव जो जड़ युक्त पौधों के तनों की पत्तियों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। जलीय जीव जो ऐसा करते हैं वो कहलाते हैं पेरीफाइटन। क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है? भारत में प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रवाल भित्ति केवल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार प्रवाल भित्तियों पर मैंग्रोव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय जल सीमा में बैरियर रीफ नहीं पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है। भारत में प्रवाल भित्ति केवल केंद्र शासित लक्षद्वीप में पाई जाती है, बिल्कुल गलत। अंडमान में भी हैं। अंडमान निकोबार के मैंग्रोव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय जल सीमा बैरियर रीफ नहीं पाए जाते हैं। कितने सही हैं? केवल एक सही होगा। कितना? केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है 84? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किस विकिरण के अवशोषण के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें दृश्यमान प्रकाश, लघु तरंग विकिरण या अवरक्त विकिरण या परावैंगनी, तो ये करते हैं अवरक्त विकिरण के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जैसे जैसे जलवायु गर्म होती है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है? पूर्णतः मित्रों क्या बात है? सही है। बात तो बिल्कुल सही है। वायुमंडल में जलवाष्प का प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, बिल्कुल दोनों बातें ये सही लग रही हैं। देखें आगे क्या है। तीसरी बात क्या है? वायुमंडल में जलवाष्प की अधिक मात्रा भूमंडलीय तापन का परिणाम है। हालांकि इसका ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वातावरण गर्म होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत बात है। उसका वातावरण के प्रभाव में प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, ये बात गलत। दो बातें सही, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है? निम्नलिखित में कौन से समूह उन जीवों को शामिल करता है जो मुख्य रूप से मृतपोषी हैं? पहला, वन क्षेत्रक, पेनिसिलिन मोल्ड, वोल्ट, वाटर मोल्ड, ई कोलाई। घास छत्रक, डंग और बीटल, वाटर मोल्ड। पुरना चूहे, पेनिसोलिया मोल्ड, ई कोलाई, डंग फ्लाई और पेनिसिलियम मोल्ड होते वाटर मोल्ड। तो कौन सा करते हैं? वन छत्रक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है 87? इसे देखते हैं। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक इकोटोन वहाँ मौजूद हो सकता है जहाँ दो अलग अलग जल निकाय एक दूसरे से मिलते हैं। इकोटोन में कुछ प्रजातियाँ ऐसी हो सकती हैं जो दोनों निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसी में भी नहीं पाई जाती। निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में इकोटोन में प्रजातियों की संख्या अधिक हो सकती है। निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में इकोटोन में किसी प्रजाति विशेष का उच्च जनसंख्या घनत्व भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर जो बात सही, ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ये बात गलत है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में भृंग, चींटियाँ, तितलियाँ, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी कितने प्रकृति में परागण के रूप में कार्य करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें चींटियाँ, तितलियाँ, चमगादड़ सभी परागण के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर सॉरी। निम्नलिखित संबंधित परिघटनाओं में विचार कीजिए। अफगानिस्तान में वर्षा की कमी और सूखा, कनाडा प्रशांत उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भारी वर्षा फ्लैट प्लस, उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफानों में वृद्धि, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में शुष्क। लाल लीना परिघटना से संबंध है? केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो ला लीना परिघटना में यदि हम बात करें अफगानिस्तान में वर्षा और कमी सूखा की बात की जाती है, तो ला लीना यानी एल नीना कनाडा और प्रशांत उत्तरी अमेरिका में भारी वर्षा होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय पेशा में उष्णकटिबंधीय तूफानों में वृद्धि, बिल्कुल सही। दक्षिण पूर्वी सिस्टम में शुष्क दशाएं, ये दोनों बातें सही हैं और ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमि में बहुत अधिक वायु जल सूक्ष्म बूंदों में निलंबित होना शामिल है? तो वो होगा कोहरे में। किस में होगा, कोहरे में। नेक्स्ट चलते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदों और पुस्तकों का बंगला में अनुवाद कराया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य हिंदू धर्म को सुधार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना और नया धर्म स्थापित करना। तो उनका धर्म एक ईश्वरवाद की बात तो करना है, लेकिन नया धर्म स्थापित करने की बात नहीं थी। कितने सही हैं, 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92, इसे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोलमेज सम्मेलन पर विचार विमर्श का परिणाम था। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन दिया गया, 20% जनसंख्या के मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श का परिणाम था, बिल्कुल सही है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। केंद्र में शुरू हो गई थी, राज्य में खत्म। दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन विधान नहीं, 20 वर्षों से 20%, ये भी गलत। केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है 93, इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने कांग्रेस को भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था? तो ये लिटन, कर्जन, डफरिन और क्लाइव, ये डफरिन का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज नेतृत्व में कोझिकोड स्थापित किया गया था, पुर्तगाली कारखाना पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में। तो ये बात अगर सही है या नहीं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये 1525 में ये घटना घटी थी, बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 3 गलत, 2 सही, 1 हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल लीग के समर्थन के लिए तिलक स्वराज की कोष की स्थापना की गई थी, बिल्कुल गलत। असहयोग कॉरपोरेशन के लिए किया गया था। उड़ीसा में बेजोलिया आंदोलन जगीरदारों शोषण के विरुद्ध किया गया था, नहीं। मोपला विद्रोह कारण गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कूका, सियान साहब, पागलपंथी, सिद्धू कानू और पाइका जगबंधु विद्याधर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पागलपंथी जो है वो सही सुमेलित है, क्योंकि ये सियान साहब ने ही किया था, वो आपका कूका आंदोलन। पागलपंथी के बारे में बात करें तो ये आपका सिद्धू कानू ने नहीं, बल्कि दमनकारी प्रथाओं के लिए करम शाह और उनके पुत्र टीपू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टीपू द्वारा, ये गलत हो जाएगा। और पाइका विद्रोह सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है 97, इसे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश भारत में उपरोक्त राजनीतिक संघों में घटक कालानुक्रमिक क्रम के व्यवस्थित कीजिए। 3 4 1 2 2 4 1 3 4 3 2 1। तो यदि हम बात करें मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 1851 में की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो 1866 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1869 में की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू, पूना सार्वजनिक 1870 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 यदि इसके ऑप्शन में मिलाएं तो ऑप्शन होगा 2 1 3 4,
क्या होगा 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन बी डी हमारा सही होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चोरी चोरा, मोपला, स्वराज, काकोरी किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में दौरान ये घटित हुई थीं? तो ये जो सारी घटनाएं हुई थीं लॉर्ड रीडिंग के काल में घटित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा का गठन अवध काश्तकारी संशोधन अधिनियम के विरोध में किया गया था। ठीक है, ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल गलत है। विरोध के दौरान केंद्र बिंदु के रूप में रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिले थे। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। अब देखते हैं आगे कौन से कथन सही हैं। केवल 2 कथन जो हैं वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए निर्णय के संदर्भ में। क्या है? मोहम्मद खान 3 तलाक, रामचंद्र शानबाग भारत बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, लिली थॉमस बनाम भारत संघ सूचना का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ये जो है वो 3 तलाक से संबंधित नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के दौरान भरण पोषण के हकदार बताया गया था। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। दूसरी, अरुणा रामचंद्र सोनबाग, यदि इसके बारे में बात करें तो इच्छा मृत्यु की बात की गई थी, सही है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के बारे में बात करें तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। नवचेत सिंह जौहर व्यभिचार अपराध, ये सही है। तो कितने सुमेलित हैं? 2 सही एक ही सही सुमेलित है। बी भी, चौथा भी हमारा सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। ठीक है, केवल 2 सुमेलित है, चौथा सुमेलित सही नहीं है। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 21 को लगाया है, जो 7 अप्रैल को हुआ था। शेष पेपर यानी CSET भी शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा कल। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इसके साथ ही हमारे चैनल को शेयर करिए और अपनी परीक्षा के लिए उपयोगी बहुमूल्य नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।